हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के लिए जो हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स है सब्जेक्ट। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारा सब्जेक्ट है इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो वीडियो होगा हमारा पूरा हिंदी में होगा। थर्ड यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो थर्ड यूनिट है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जिसमें हम मौलिक कर्तव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो उससे पहले थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में चल के देखेंगे। ठीक है, एकदम से हम डायरेक्ट टॉपिक नहीं कराएंगे, कुछ समझेंगे। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि धर्म क्या है। जैसे ही मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि धर्म क्या है, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाएगी। ठीक है, वो तस्वीर जो होगी वो कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित होगी, क्योंकि वर्तमान समय में धर्म का मतलब हम हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इससे समझते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो धर्म की विचारधारा है जो आप ये देख रहे हो, ये अंग्रेजी है। यानी अंग्रेजों में जो लैटिन भाषा से संबंधित जो रिलीजन होता है। ठीक है, रिलीजन, आपने रिलीजन वर्ड सुना होगा। तो जो रिलीजन वर्ड होता है इसको हम धर्म से जोड़ के देखते हैं वर्तमान समय में। ठीक है, आज का यही दृष्टिकोण है हमारा। धर्म सुनते ही हमारे दिमाग में यही चीजें आती हैं। लेकिन अगर आप संस्कृत के नजरिए से देखें, ठीक है, सनातन हिंदू संस्कृति कल्चर के नजरिए से देखें, तो धर्म का मतलब यहाँ पे जो है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। ठीक है, अगर आप पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी नजरिए से देखें, वेस्टर्न नजरिए से देखेंगे, तो वहां पे रिलीजन, धर्म को रिलीजन से जोड़ के देखा जाता है और रिलीजन से फिर ये आ जाता है आपके सामने सीधा सीधा। लेकिन अगर हम संस्कृत और प्राचीन नजरिए में देखें, भारतीय संस्कृति के नजरिए से, तो धर्म का मतलब ये नहीं होता। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये कर्तव्य के ऊपर ही है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसको। धर्म का मतलब क्या है यहाँ पे? कर्तव्य से। ठीक है, हर व्यक्ति का एक धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है। जैसे कि आप क्या हैं? आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का धर्म यानी स्टूडेंट का कर्तव्य क्या होगा? ठीक है, क्या कर्तव्य होगा आपका? आपका कर्तव्य जो होगा वो होगा स्टडी करना, कि आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, एक टीचर है, टीचर का कर्तव्य क्या होगा, यानी टीचर का धर्म क्या होगा? तो उसका धर्म होगा कि मन लगाकर वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाए, यानी स्टडी करवाए। ठीक है, ऐसे ही एक राजा, मान लो कोई शासक है, तो राजा का धर्म क्या होगा? यानी जो राजा होते थे, जब राजा कभी शासन करते थे, जब राजतंत्र होता था, तो राजा का धर्म होता था अपनी प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, यानी राजा का कर्तव्य, राज धर्म जिसे कहा जाता है, कर्तव्य होता था अपनी प्रजा की रक्षा करे। ठीक है, शासन व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाए, लोगों को न्याय प्रदान करे। ठीक है, ये राजा के कर्तव्य होते थे, धर्म। तो धर्म का मतलब होता था उस समय में कर्तव्य, रिलीजन नहीं होता था जो आज के समय में हम देखते हैं। ठीक है, कर्तव्य। तो ये आपको समझना। आगे और समझिए। राजधर्म, राजधर्म से क्या पता लगता है आपको? कि राजा के धर्म की बात चल रही है, जहां पे उसको जनता की सेवा करनी है, प्रजा का हित सोचना है, प्रजा के लिए कार्य करना है। स्त्री धर्म, स्त्री धर्म में क्या होता है कि जो महिला होती है उसके भी कुछ धर्म होते हैं, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। ठीक है, चाहे वो महिला माँ के रूप में हो, तो माँ के रूप में उसके अलग कर्तव्य हो जाएंगे, पत्नी के रूप में उसके अलग कर्तव्य हैं। ठीक है, बहन के रूप में अलग कर्तव्य हैं। तो ये जो कर्तव्य होते थे इसी को हम स्त्री धर्म के रूप में देखते हैं। दाम्पत्य धर्म, जो पति पत्नी होते हैं उनके जो भी कर्तव्य हैं वो आ जाएगा इसमें। गुरु धर्म, जो गुरु का धर्म है शिक्षा देना, लोगों को जागरूक करना। ठीक है, शिष्य का धर्म क्या है? स्टूडेंट धर्म जो होता है। ऐसे ही आश्रम धर्म होता था हमारे इसमें संस्कृति में। आश्रम धर्म में क्या होता था? आश्रम व्यवस्था होती थी। पहले क्या होता था, ऐसा माना जाता था कि लगभग 100 साल तो हर व्यक्ति जी जाता है। यानी पहले के लोग, आज के समय में तो 60-70 में मर जाते लोग, लेकिन एक समय ऐसा था जब 100+ जीते थे लोग। ठीक है, प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। तो 100 साल जी जाते थे, तो 25-25 साल की उम्र को बांट रखा था। ठीक है, इसको आश्रम व्यवस्था कहते थे। जो शुरू के 25 वर्ष होते थे उसमें क्या होता था, व्यक्ति को स्टडी करनी होती थी, यानी गुरु के पास जाकर गुरुकुल में जाके पढ़ाई करनी होती थी, ज्ञान लेना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था वो। फिर इसके बाद 25 के बाद जब वो एजुकेटेड हो जाता था, फिर आगे के में वैवाहिक जीवन, ठीक है, ब्रह्मचर्य को छोड़कर वैवाहिक जीवन में आ जाता था, अपनी जीविका चलाता था। 50 साल की उम्र तक, 25 साल ये हो गया, फिर आगे के 25 साल वो ये करेगा, यानी विवाह करेगा और वैवाहिक जो भी उसके कर्तव्य है उसको निभाएगा। फिर इसके बाद वो और 25 साल, यानी जब वो 75 साल का हो जाएगा, तब वो क्या करेगा? घर का त्याग कर देगा। ठीक है, गृह त्याग कर देगा, संन्यास वाली जिंदगी जिएगा। और अंतिम 25 वर्ष क्या करेगा वो? ये तो जो इसका तीसरा आश्रम है, इसको हम अगर नाम दे, मैं एक बार नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। आश्रम व्यवस्था इसको कहा जाता था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से इसको बांट के देखते थे।
तो पहला जो होता था ब्रह्मचर्य होता था, इसमें उसको क्या करना होता था, 0 से लेके 25 साल की जो एज होती थी इसमें इसका क्या होता था, एजुकेशन लेनी होती थी, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। दूसरा जो है वो गृहस्थ आश्रम होता था, इसमें क्या करते थे, यानी जब वो 25 से 50 की उम्र में होते थे तो उसमें विवाह करते थे और वैवाहिक जीवन जो कर्तव्य होते थे उसको निभाते थे। तीसरा जो हो जाता है, इसको वानप्रस्थ कहते थे। वानप्रस्थ में क्या होता था, इसमें 50 से लेके 75 तक की आयु को देखा जाता था। इसमें मतलब अपने घर को त्याग कर देना है, वन में जाकर रहना है, अपनी समस्त जो इच्छाएं वगैरह होती है, सांसारिक इच्छा, उसको त्याग देना है, ठीक है। इसके बाद जो चौथी स्टेज थी इसमें संन्यास था। तो चौथे स्टेज में संन्यास हो जाएगा, जिसमें से 75 से लेके 100 तक की आयु होगी और पूरी तरीके से संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति की कामना की जाती थी। तो इस तरीके से होता था, ठीक है। तो ये कर्तव्य थे, यानी पहले कर्तव्य जो थे वो इस तरीके से विभाजित हुए थे कि इस उम्र में ये कर्तव्य है, इस उम्र में ये कर्तव्य है, इस उम्र में ये कर्तव्य है, सब कुछ विभाजित था। तो इसी तरीके से हमारा संविधान जो है वो भी हमें कुछ कर्तव्य, यानी हमें कुछ दायित्व बताता है कि हमें ये कर्तव्य जो है वो करने चाहिए, ठीक है। तो वही मौलिक कर्तव्य बन गए और उसी को हमें समझना है। तो संवैधानिक दृष्टि से देखते हैं कर्तव्य क्या है। तो संवैधानिक दृष्टि से इसको मौलिक कर्तव्य कहेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल जो हमारा संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो आपको आर्टिकल 51 में दिखेंगे, ठीक है। 51A में ए से लेकर के तक जो प्रावधान किया गया है वो हमारे 11 मौलिक अधिकार वहाँ, सॉरी, मौलिक कर्तव्य वहाँ पे बताए गए हैं। तो चलिए अब एक एक करके क्या करेंगे, इन मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो भारतीय संविधान के अनुसार 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। जैसे कि आर्टिकल 51A में आप देखोगे तो जो हमारा पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि संविधान का पालन करना। जितने भी नागरिक है संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों और संस्था, जो हमारी संस्थाएं वगैरह है उसका सम्मान करेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जो कि तिरंगा है उसका सम्मान करेंगे। हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन उसका सम्मान करेंगे। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। यानी अगर आप भारत के नागरिक हो तो ये आपके मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, ये हमको निभाने पड़ेंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को हम धर्म के रूप में देख सकते हैं, यानी ये हमारा धर्म है। हर भारतीय नागरिक का वो धर्म है कि वो अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, ठीक है। तो ये चीजें, यानी ये हमारा धर्म या कर्तव्य, जो भी आप कहना चाहो। अब इस अगले आर्टिकल में देखते हैं, बी जो है वो क्या कहता है कि स्वतंत्रता हेतु हमारे जो राष्ट्रीय संघर्ष हैं, ठीक है, राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श हैं उसको संजो के रखना, उसका पालन करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सी। भारत की जो संप्रभुत्ता है, एकता है, अखंडता है, इसको बनाए रखना, इसकी रक्षा करना, देश के टुकड़े होने से बचाना, ठीक है, अखंडता को बनाए रखना, देश में एकता। ये जो मैंने लास्ट आपकी यूनिट 2 कराई थी उसमें ये इसी के ऊपर सेकंड चैप्टर था आपका, तो वहां पे ये सारे के सारे टॉपिक बता रखे हैं, ठीक है। एकता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना, संप्रभुत्ता को देश की बचाए रखना। इसके बाद जो डी है, 51A का डी जो आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि देश की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने देश की रक्षा करे। ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। मान लो कल को राष्ट्र को आपकी जरूरत होती है तो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करते हैं, ठीक है, यानी देश को बचाने के लिए। नेक्स्ट है 51A का ई। भारत के सभी लोगों के मध्य धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय वर्गीय जो विविधता है उसके परे जाकर सद्भाव और सम्मान, ठीक है, बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, इसको प्रोत्साहित करना, महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है। इसके बाद देखो आगे एफ, हमारी जो सामसिक, जो मिली जुली जो हमारी संस्कृति है, इसकी समृद्ध विरासत को महत्व देना, इसका संरक्षण करना। नेक्स्ट है हमारा कि वन, झील, नदी, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण जो है इसको महत्व देना, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका संवर्धन करना, ठीक है। प्राणी मात्र यानी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये सब कुछ मतलब हमें करना चाहिए। इसके बाद है एच, इसमें बताया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना से विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति जो होती है उसकी रक्षा करना, हिंसा से अपने आप को दूर रखना, हिंसा से दूर रहना। फिर व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हमें उत्कृष्ट प्रयत्न करते रहना है, ठीक है। देश को मतलब कहीं ना कहीं उपलब्धि प्रदान करना, देश को आगे बढ़ाना, इसके लिए हमें जो भी करना हो हम वो कर सकते हैं। इसके बाद है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये माता पिता और अभिभावक दोनों का कर्तव्य है। यानी जो पेरेंट्स है उनका भी, और जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हो गए या दादा दादी जो भी है, इनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं इनको एजुकेशन प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं।
ये जो है ये बाद में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये 6 से 14 वाला। अब देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा जो मूल संविधान था, ओरिजिनल संविधान था, वहां पे नहीं थे मौलिक कर्तव्य। तो समझते हैं इसे कैसे। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे नैतिक दायित्व है, यानी कि हर व्यक्ति को ये करने चाहिए, ठीक है, ये चीजें जो इसमें बताई थी, इसका पालन सभी भारतीय नागरिकों को करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो ये विचार जो है ये भारतीय संविधान में तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यानी उस समय में जो सोवियत संघ का संविधान था उससे ये लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल नहीं किया था। स्टार्टिंग में मूल संविधान में आप देखोगे तो नहीं होंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता जो है वो कब महसूस हुई, जब इमरजेंसी लगी हुई थी देश में 1975 से 77 के बीच में। तब ऐसी जरूरत महसूस हुई थी कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भी कुछ होनी चाहिए। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, यानी सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रखा गया। इसने क्या सिफारिश दी, इसकी सिफारिश थी कि अलग से संविधान में एक अध्याय के रूप में, ठीक है, जोड़ा जाना चाहिए जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हो। तो ये अलग से जोड़ा हुआ है, आप देखोगे ना 51A में जो आपको जोड़ा हुआ है, इसे लेके आगे कहाँ तक का था आपका, के तक का था, है ना, ये के तक का, ये बाद में जोड़े गए हैं सब। और इस सिफारिश के आधार पे संविधान के जो भाग 4 है, यानी कि चौथा भाग है, उसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो था, इसमें 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये जोड़ा गया था। और इसमें 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। आज के समय में 11 है, पर उस समय में 10 थे। ये जो 11वां है, जो आपने लास्ट वाला पढ़ा है, जिसमें 6 से 14 तक के बच्चों का एजुकेशन वाली बात थी, वो बाद में जोड़ा गया है, वो 11वां बन जाता है। तो इस तरीके से 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, जिसका हमें पालन करना चाहिए। अब मौलिक कर्तव्यों की कुछ विशेषता समझ लेते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल रूप से नागरिकों पर नैतिक और नागरिक दायित्व है, यानी नैतिक। अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता इन चीजों को करना तो वो नहीं भी कर सकता है, ठीक है, ये है। हालांकि ये नैतिक कर्तव्य सभी को करना चाहिए, लेकिन इसके लिए संविधान बाध्य नहीं करता किसी को। ये कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी प्रकृति के, इसका जो नेचर है वो गैर बाध्यकारी, यानी जबरन किसी से नहीं करवाया जाएगा। ये मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों पर लागू होते हैं, विदेशी जो लोग हैं उस पर लागू नहीं होंगे, ये भी याद रखना है आपको। मौलिक कर्तव्य किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, उसमें मतलब न्यायालय में वाद विवाद नहीं किया जाएगा। तो ये है मौलिक कर्तव्य की विशेषता। तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस खत्म हो जाता है, क्योंकि देखिए छोटी छोटी यूनिट है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये आपके लिए कम क्रेडिट वाला कोर्स है, ठीक है, कम मतलब टॉपिक वाला, कम छोटा सा सब्जेक्ट आप इसको मान सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।